नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं और उन विशेषताओं में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो उस क्लास के अंतर्गत आपने जाना या आप पहले से भी जानते होंगे कि जब संविधान भारत का लागू हुआ था तो उस समय पे 8 अनुसूचियां थीं। बाद में फिर विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ और अनुसूचियां जुड़ी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंतर्गत हैं। पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें हम अनुसूची पहली से लेकर 9वीं अनुसूची तक पढ़ चुके थे और काफ़ी डेप्थ में हमने पढ़ा था। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि किस किस तरीके के सवाल परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं, उस तरीके से हमने पढ़ा था। 9वीं अनुसूची को काफ़ी डेप्थ में लिया था क्योंकि उसमें से बड़े टेक्निकल सवाल बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची और उसके बाद की अनुसूचियाँ और उसके बाद की संविधान की विशेषताएं। तो एक बार मैं पहले 9वीं अनुसूची का हल्का सा ब्रीफली एक रिवीजन करा देता हूँ आपको 2 मिनट में, जिससे कि आपका सीक्वेंस बन जाए। तो देखें आप, नवीं अनुसूची के अंदर हमने पढ़ा, ये फैक्ट पढ़े थे आपने कि भाई नवीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जुड़ी। पहला संविधान संशोधन, पहले संशोधन के द्वारा। और ये पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ जो कि संविधान सभा ने किया। और इस पहले संशोधन के द्वारा एक तो नवीं अनुसूची जुड़ी और नवीं अनुसूची के अलावा अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B ये जोड़े गए। अनुच्छेद 31A के अंतर्गत जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान था। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान था, ठीक है भाई। और 31B के अंतर्गत आपने पढ़ा है, उसमें यह कानून बना दिया गया कि अगर संसद कोई भी कानून बनाकर उसको नवीं अनुसूची में डाल देगी तो वह न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से परे चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस कानून को, कौन से कानून को, जो कि नवीं अनुसूची में डाल दिया गया है, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करके उस कानून को खारिज नहीं कर सकती है। अर्थात न्यायपालिका उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। यह प्रावधान कौन से अनुच्छेद में बना दिया गया? 31B के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जुड़ी। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया या भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया। और अनुच्छेद 31B, खासकर आपको ध्यान देना है, अनुच्छेद 31B के अंतर्गत जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इसमें यह कानून बना दिया गया कि अगर संसद कोई भी कानून बनाकर उसको नवीं अनुसूची में डाल देती है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। मतलब न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की सख्ती से वो परे हो जाएगा, मतलब वो वैधानिक हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 31B में जोड़ा गया, ठीक है। तो शुरुआत में तो कुछ प्रगतिशील कानूनों का निर्माण जो कि देश के सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए जरूरी था, इस उद्देश्य से बनाए गए। लेकिन बाद में राजनीतिक हितों के कारण कुछ इस प्रकार के कानूनों का भी निर्माण किया गया जिनका कि प्लस माइनस कैलकुलेशन चल रहा था राजनीतिक दृष्टि से। उनको बना बना के नवीं अनुसूची में डाल दिया गया। उन कानूनों की संख्या लगभग 300 के आसपास पहुंच गई। तो न्यायविदों को यह परेशानी होने लगी कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की सख्ती को नवीं अनुसूची बना के सीमित कर दिया गया है, जिससे कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन भी हो रहा है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ह्रास हो रहा है। तो फिर बाद में क्या हुआ? 1981 में वामन राव वाद आया। वामन राव वाद, इसमें सबसे पहले न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि नवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B, क्या निर्णय दिया कि नवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B दोनों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है।
अर्थात अनुच्छेद 31B और नवी अनुसूची दोनों ही वाद योग्य हैं या न्याय योग्य हैं। न्यायपालिका ने यह पहली बार निर्णय कब दिया? वामन राव वाद 1981 में। लेकिन फिर यहां से बहस छिड़ी कि साहब कब से वाद योग्य हैं या न्याय योग्य कब से हैं? क्या जब से नवी अनुसूची 1951 में बनी है पहली बार तब से ही वाद योग्य हैं या न्याय योग्य हैं? मतलब न्यायपालिका 1951 के बाद से ही जितने भी कानून नवी अनुसूची में रखे हुए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, या जब से ये डिसीजन आया है वामन राव वाद वाला 1981 वाला, इसके बाद से नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है? ये एक बहस का बिंदु आया और इस बहस का पटाक्षेप हुआ 2007 में। I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, इसमें तमिलनाडु राज्यवाद, इसमें इसको नवी अनुसूची केस 2007 भी बोला जाता है। नवी अनुसूची केस 2007 का निर्णय, तो वो वाद कौन सा था? I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। और इसमें न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि चूंकि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन कब हुआ था? संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में हुआ था। हाँ भाई, ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा अगर मेरी पुरानी क्लासेज पढ़ी होंगी आपने, और नहीं पढ़ी और भविष्य में कभी कोई टॉपिक में आएगा तो तब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। केशवानंद भारतीवाद एक बहुत ही प्रसिद्ध केस भारतीय न्यायपालिका का हुआ है। उसमें संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा या आमूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ है। तो उसका डिसीजन कब आया है? 24 अप्रैल 1973 को। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन आया है और न्यायपालिका ने निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था? कि यद्यपि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करे। वापस समझें, एक बढ़िया वाला शब्द दिया है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया है वो केशवानंद भारतीवाद में आया है। और इस सिद्धांत में जब ये निर्णय 24 अप्रैल 1973 को हो गया था, तो इस सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद को वैध मानते हुए न्यायपालिका ने, या इस सिद्धांत को स्वीकृति देते हुए मूल ढांचे के सिद्धांत को, उसने जो I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद जो 2007 है उसमें निर्णय दिया कि चूंकि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में हो गया था, अतः 24 अप्रैल 1973 के बाद से 24 अप्रैल 1973 के बाद से मतलब केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के बाद से ऐसा कोई भी कानून जो नवी अनुसूची में डाला गया है तब, और वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है या बदल रहा है या बिगाड़ रहा है और मूल अधिकारों में कटौती कर रहा है, तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो ये केस कब क्लियर हुआ था? नवी अनुसूची केस 2007, I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007। ये प्रेजेंट कंडीशन है। अच्छा, इसमें एक चीज और जुड़ी, तो क्या कंडीशन आई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे कानून जिनका न्यायिक पुनरावलोकन पहले ही हो चुका है उनका नहीं किया जा सकता। और एक दूसरा फैक्ट आपको पकड़ना है, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे नोट्स के अंतर्गत, वर्तमान में नवी अनुसूची में नवी अनुसूची में कितने कानून या अधिनियम है भाई? 284। कितने हैं जी? 284। तो ये नवी अनुसूची थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची और उसके बाद की अनुसूचियां। तो यहां से आगे आप देखिए,
आज से हम पढ़ रहे हैं 10वीं अनुसूची। तो ये समझ लीजिए आप पहले कि 10वीं अनुसूची में क्या है। दसवीं अनुसूची दल बदल कानूनों से संबंधित है भाई। दल बदल आप जानते होंगे कि एक राजनीतिक दल का राजनेता ऐसा हो सकता है कि चुनाव तो किसी अन्य दल की सरकार से बने, हाँ जी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल का नेता चुनाव तो लड़े किसी अन्य राजनीतिक दल के सिंबल पर, ठीक है। लोगों की आस्था मतलब उस क्षेत्र के मतदाताओं की आस्था किसी पार्टी विशेष के प्रति है, इसलिए वो लोग वोट डाल देते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो अपना सेटलमेंट बैठा ले दूसरी पार्टी के साथ, और दूसरी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों की या सांसदों की जरूरत है। तो वो फिर क्या कर सकता है, या वो दूसरी पार्टी जो खरीद फरोख्त वाली पार्टी है वो क्या करेगी, उसको खरीद लेगी, या जैसा भी कोई सेटलमेंट बैठेगा भाई हम आपको मंत्री बना देंगे या कुछ भी बना देंगे, या और अन्य किसी भी प्रकार का प्रलोभन, तो वो राजनीतिक दल बदल हो जाएगा। अब उससे होगा क्या, राजनीतिक शुचिता खत्म होगी, राजनीति में जो शुद्धता होनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी, राजनीति का ह्रास होगा, राजनीतिक मूल्यों का ह्रास होगा, मतदाताओं के साथ मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, लोकतंत्र दूषित हो जाएगा। तो चूंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वैसे तो हर देश अपने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है और किताबों के हिसाब से अमेरिका का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र माना जाता है। कई विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं साहब स्विट्जरलैंड हमारी नज़र में बेस्ट है, तो बेस्ट अपने आप में एक एंडलेस डिबेट है। लेकिन फिर भी अगर ये माने कि अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ते होंगे तो उनमें क्या पढ़ते होंगे कि अमेरिका दुनिया का, अगर भारत अमेरिका संबंध पढ़ेंगे तो अमेरिका सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़ा लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी संख्या या जनसंख्या किसकी है, भारत है। भारत से ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, चीन की, लेकिन चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। और अगर अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान, जर्मनी, वहाँ पे अगर लोकतंत्र है तो उनकी जनसंख्या भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है, मतदाताओं को महसूस होता है कि उनको ठग लिया गया है, उन्होंने वोट तो दिया था इस पार्टी के लिए, लेकिन जिस विधायक को या सांसद को हमने जिताया वो दूसरी पार्टी के साथ सेटलमेंट करके अपना और दल बदल कर गया। तो मतदाताओं की लोकतंत्र में विश्वास और बहाली को बनाए रखने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता और विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए बाद में हमारे राजनीतिक जो एक तरीके से राजनीति को सही मार्ग पर ले जाने वाले लोग, जिनके दिमागों में ये विचार आता है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है भारत में और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी है यहाँ की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो फिर कुछ इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि मतदाताओं के साथ अविश्वास ना हो। तो हो सकता है ऐसे ही कि नहीं अच्छे लोगों ने जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाह रहे होंगे उन्होंने ये विचार दिया होगा कि इस प्रकार के कानून बनाए जाएं। तो फिर कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 10वीं अनुसूची इसी के संदर्भ में बनती है। 52वां संविधान संशोधन, बावनवां संविधान संशोधन हाँ जी, 52वां संशोधन 1985। पहले तो ये जान लीजिए कि 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानूनों से संबंधित है। दल बदल संबंधी कानून और दल बदल की प्रक्रिया पर रोक और प्रभावी नियंत्रण इससे संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है भाई। किससे संबंधित है,
दल बदल कानूनों से संबंधित है। वैसे ये की पॉइंट है जो आपको पकड़ना है। तो 1985 में जोड़ी गई और क्या प्रावधान बना कि अगर किसी राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उनके सदन की सदस्यता बची रहेगी, और अगर इससे कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनके सदन की सदस्यता खारिज हो जाएगी। और किसी सांसद या विधायक की दल बदल से संबंधित योग्यता या निर्योग्यता, योग्यता या अयोग्यता या निर्योग्यता का निर्धारण उसके सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कौन होता है भाई? अध्यक्ष या सभापति। जैसे मान लो अगर आप केंद्रीय विधानमंडल या संसद की बात करते हैं तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर होता है, और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक ऐसे ही अगर राज्य विधानमंडल की बात करते हैं और किसी राज्य में अगर एक सदनीय विधानमंडल है तो वहाँ विधानसभा होगी, उसका पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर होगा। और अगर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है तो विधान परिषद का जो पीठासीन अधिकारी है वो विधान परिषद का सभापति होगा। तो यहाँ पे गौर करिए, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, दल बदल संबंधी कानूनों से संबंधित है। और उसमें शुरुआत में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये नियम बना कि अगर किसी राजनीतिक दल के कितने सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उन सदस्यों की सदस्यता बची रहेगी, मतलब वो सदन की सदस्यता के निर्योग्य नहीं माने जाएंगे, उनकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन अगर इससे कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। और दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का निर्धारण, ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है। दल बदल से संबंधित सांसद या विधायक की दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का निर्धारण उसके सदन का पीठासीन अधिकारी, ये टर्म पकड़ें, एग्जामिनर पीठासीन अधिकारी भी लिख सकता है। अब यहां ये जानने की जरूरत है कि पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है। मतलब उस सदन का मुखिया, उस सदन का अध्यक्ष या सभापति वो करता है। फिर एग्जामिनर ने मान लो आपसे सवाल पूछा कि अगर लोकसभा का कोई सांसद दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का शिकार पाया जाता है तो उस निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन 4 होंगे, निर्वाचन आयोग, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो उत्तर क्या होगा? एक टर्म पकड़िए, सदन का पीठासीन अधिकारी, और उसने सवाल डाला है कि लोकसभा का सांसद अगर करता है तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। मान लो यही सवाल इस तरीके से आए कि कोई राज्यसभा का सांसद अगर दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का शिकार पाया जाता है या दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का दोषी पाया जाता है तो उसकी सदन की सदस्यता, जो कि दल बदल से संबंधित निर्योग्यता के कारण उसके सदन की सदस्यता का निर्णय कि वो योग्य है या वो अयोग्य है, कौन करता है? तो सवाल में पूछा क्या गया है? राज्यसभा का सांसद। तो उत्तर क्या आएगा? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, अब यहां पे गौर करें, वापस गौर करें। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, दल बदल कानूनों से संबंधित है। दल बदल में शुरुआत में नियम क्या बना? ये नियम बना कि 1/3 सदस्य। तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मान लो किसी राजनीतिक दल के, जैसे बसपा के ही लगा लो, राजस्थान में 2 बार दल बदल हुआ, उनके 6 विधायक आए और पूरे 6 दोनों बार कांग्रेस में चले गए। तो यहीं पे एग्जाम्पल सेट करते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या कहता है कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करेंगे तो सदस्यता बची रहेगी, उससे कम करेंगे तो खारिज हो जाएगी। कम से कम कितने? 1/3। ठीक है, तो मान लो 6 विधायक आए उनके, तो 6 का 1/3 क्या होता है? 1/3 से गुणा कर दो, बराबर कितने हो गया? 3 दूनी 6, 2। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी राजनीतिक दल के 6 विधायक आते हैं
तो दल बदल से संबंधित निर्योग्यता के दोषी कब नहीं माने जाएंगे? जब कम से कम 2 सदस्य एक साथ दल बदल करेंगे, जब तो वो बचे रहेंगे। और मान लो एक ने ही किया, तो एक ने किया तो क्या होगा? 1/3 वाली शर्त पूरी नहीं होगी, तो फिर उसकी सदस्यता का निर्योग्य, अयोग्य मान लिया जाएगा उसको। और उसका निर्णय कौन करेगा? अगर विधानसभा का विधायक दल बदल करता है तो एक ही टर्म पकड़नी है, पीठासीन अधिकारी। विधानसभा का अगर विधायक दल बदल कर रहा है तो विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है। अब बात यह आई कि भाई कानून तो बना दिया 1985 में, लेकिन राजनीति बड़े कमाल की चीज है, इसमें जोड़ तोड़ बहुत तगड़े तरीके से चलते हैं। जिस किसी राजनीतिक दल को जरूरत है कि अगले किसी भी दल के 4 या 6 विधायक अगर हमारे पास आ गए तो हमारी सरकार बन जाएगी। और कोई राजनीतिक दल ऐसा है कि जिसके 4, 5, 6 या 7, 8 ही विधायक आए, तो उनके साथ मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि भाई खरीद फरोख्त या कोई भी लाभ दोष हानि क्या सेटलमेंट होगा। मतलब उनका इंटरेस्ट क्रिएट कराया जा सकता है कि हम आपको मंत्री पद दे देंगे, हम आपको इतनी धनराशि दे देंगे, तुम्हारे ऊपर इतनी जांच और इंक्वायरी जो चल रही है उनको सबको डिस्पोजल में कर देंगे, मैटर को। किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो सकता है। तो दल बदल हो जाते थे। फिर 1/3 तो लेने थे। मान लो 9 भी विधायक रहे किसी राजनीतिक दल के या 9 सांसद रहे किसी राजनीतिक दल के, तो 1/3 में 3 को ही तो सेटल करना है। और 3 को तो कैसे भी सेटल किया जा सकता है। तो दल बदल कुछ हद तक एक कानून तो बना 1985 में, लेकिन उतना प्रभावी नहीं हो पाया कि दल बदल को रोक पाए और राजनीति में शुचिता या राजनीति में आदर्श और मूल्यों की स्थापना कर पाए। एक कानून था, थोड़ा बहुत रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही थी। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए और भारतीय राजनीति में शुचिता और आदर्शों की स्थापना करने के लिए इस कानून को और अधिक कड़ा किया गया। 52वां जो संविधान संशोधन है उसको और अधिक कठोर बनाया गया या कड़ा किया गया, जो कि 91वां संशोधन 2003, इसके द्वारा इसको और अधिक कठोर बना दिया गया। 91वां संशोधन 2003। देखो 91वां संशोधन जब आप पढ़ोगे तो इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण पढ़ोगे। एक तो ये कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का आकार निर्धारित या निश्चित किया गया, जो कि केंद्र में लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी और राज्यों में विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन न्यूनतम कितनी होगी, यह प्रावधान सिर्फ राज्यों में जोड़ा गया, जो कि 12 से कम नहीं होगी। यहां पर गौर कर लें, अधिक की स्थिति में तो 15% है, जैसे केंद्र में लोकसभा के 15% से अधिक नहीं, राज्यों में विधानसभा के 15% से अधिक नहीं। लेकिन जब मामला न्यूनतम का है तो केंद्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, राज्य में यह है कि 12 से कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ 12% नहीं है, यहाँ 12 संख्या है। अधिकतम में जो 15 का अंक हम ले रहे हैं वो परसेंटेज है। समझ गए? ठीक है। तो एक तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का आकार जो निर्धारित किया गया है वो 91वां संशोधन के द्वारा हुआ है, और दूसरा दल बदल संबंधी कानूनों को, जो कि 1985 में 10वीं अनुसूची बनने के बाद बने थे, उस प्रावधान को और अधिक कठोर किया गया। तो कठोर क्या किया गया वो समझो। पहले शर्त थी कि मिनिमम 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करने चाहिए, जब तो सदस्यता बची रहेगी। इससे कम ने किया तो सदस्यता खारिज हो जाएगी। अब इस कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया। अब इस 1/3 की जो शर्त है, इसको 1/3 की बजाय 2/3, 2/3 बना दिया गया। अर्थात कम से कम 2/3 सदस्य अगर एक साथ दल बदल करते हैं, कम से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, कम से कम 2/3 सदस्य अगर एक साथ दल बदल करते हैं, जब तो सदस्यता बची रहेगी। अगर 2/3 से कम सदस्यों ने दल बदल किया तो वो उनकी सदस्यता खारिज हो जाएगी और दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का निर्धारण उनके सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या जुड़ी, 1/3 की बजाय कितना कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया, कम से कम 2/3। तो 1/3 ज़्यादा होता है या 2/3 ज़्यादा होता है? 2/3 ज़्यादा होता है। जैसे मान लो हम यहीं पे बात करें, 9 का 1/3
कितना हो गया भाई 3, और 9 का अगर 2/3 कर दें तो तिनाम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6। तो 3 ज़्यादा होता है या 6 ज़्यादा होता है? 6 ज़्यादा होता है। तो ये कानून और अधिक कठोर बना दिया गया कि नहीं बना दिया गया? बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि दल बदल से संबंधित जो राजनीति का दूषित वातावरण बनता है उसको कम करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक मूल्यों की, राजनीतिक आदर्शों की, राजनीति में स्वच्छता की स्थापना करने के लिए, मतदाताओं के भारतीय लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बहाल करने के लिए, इसलिए इस कानून को और अधिक कठोर किया गया। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है 10वीं अनुसूची की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 11वीं। एक बार 10वीं को एक बार नोट्स में रीडिंग भी कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए भाई, सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपके लिए। लिख के समझ में आए तो लिख के समझो, नोट्स के द्वारा समझ में आए तो नोट्स के द्वारा समझो, और किसी भी प्रकार का अगर कोई सवाल आपको पूछना है, कहीं पे भी आप कंफ्यूज हैं, ऑल इंडिया का कोई भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे फैक्ट और कंसेप्ट किसी मटेरियल से टकरा रहे हैं या आपने पहले कहीं कुछ अलग पढ़ रखा है, हो सकता है हम कुछ अलग पढ़ा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप सही हों हम सही ना हों, लेकिन आपको डिस्कशन करने का पूरा अधिकार है। हमारी क्लास पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक माहौल में चलती है क्योंकि देश में लोकतंत्र है, और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं सिर्फ राजनीतिक स्थिति में ही नहीं, सामाजिक पारिवारिक जीवन के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्य, महत्व और वातावरण को पसंद करता हूँ। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके जो समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे पढ़ाने के बाद भी नहीं आ रहा हो, मटेरियल पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा हो, तो मैंने आपको कह रखा है कि आप खोल के सवाल कीजिए, 24 घंटे में आपके पास जवाब आएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। एक बार हमने 10वीं अनुसूची को समझ लिया है, अब हम स्टडी मटेरियल में उसका रीड कर लेते हैं एक बार। चलो मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ, 10वीं अनुसूची यहाँ से स्टार्ट है। ये 10वीं, बहुत ज़्यादा मोटा फॉन्ट हो गया भाई, ये लो छोटा कर देते हैं। अरे एक मिनट इसको हटा देते हैं। ऐसा करते हैं अभी इसको, ये हाँ जी साहब, 10वीं अनुसूची ये हो गई भाई आपकी। ठीक है जी, अब ये क्या कह रही है? यह अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो एक पहला की पॉइंट तो ये गया, 80% तो सवाल का जवाब यहीं से मट जाएगा कि दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में रखे गए हैं भाई? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। ठीक है, आगे पढ़िए। जैसे 52वें संविधान संशोधन, दूसरा सवाल यहाँ जाएगा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई भाई? 1985 में जोड़ा गया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है भाई, राजीव गांधी की इच्छा थी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कि देश में स्वच्छ लोकतंत्र होना चाहिए, तो उन्होंने इस तरीके का अनुसूची बना के संविधान संशोधन करके ये कानून बनाए थे। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भी, जिसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया, ये पॉइंट मैंने अभी बताया कि 91वें संविधान संशोधन दल बदल संबंधी कानूनों से संबंधित 52वां संविधान संशोधन 1985 और 91वां संविधान संशोधन 2003, इनमें यह प्रावधान बना है। तो 91वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया है? तो एक पॉइंट तो ये रहा कि जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। 91वां संविधान संशोधन दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, केंद्र और राज्य दोनों में ही मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया, जो कि मैंने आपको बताया कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, केंद्र में लोकसभा के और राज्यों में विधानसभा के। और कम की अगर बात है तो वो केवल राज्य में है कि 12 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ 12 केवल संख्या है, लेकिन 15% है। ठीक है, तो इसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। इसके अलावा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। ठीक है भाई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया? 91 के। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 52 के। तो क्या परिवर्तन किया गया वो देखें अगले पेज पे। कोई कोई पेज इसमें ब्लैंक भी है, लेकिन मटेरियल आगे क्लियर आएगा। अरे
52वें संशोधन 1985 द्वारा दल बदल से उत्पन्न निरर्ता मतलब योग्यता या अयोग्यता कहने का, अच्छा इसको पूरे को पढ़ लो फिर भावार्थ बताता हूं। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई दल बदल से उत्पन्न निरर्ता मतलब योग्य है या अयोग्य है। किसी सांसद या विधायक पर यह आक्षेप आता है कि उसने दल बदल किया है, उससे संबंधित फिर उसकी निर्योग्यता मतलब वह योग्य है कि अयोग्य है, उसको आगे बढ़ो। उसके संबंधी निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। अगर वह लोकसभा का है या विधानसभा का है तो उसको अध्यक्ष कहेंगे। अगर वह राज्यसभा का है या विधान परिषद का है तो उसको क्या कहेंगे, सभापति करेंगे। कौन करता है भाई, अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का निर्णय, यहां क्वेश्चन का पॉइंट गौर करें, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था, अब वो सिचुएशन बदल गई है। यहां गौर करिए, अगर कोई सांसद या विधायक दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का शिकार पाया जाता था तो उसकी दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का निर्णय उसके सदन का अध्यक्ष या सभापति करता था, मतलब पीठासीन अधिकारी करता था। और पीठासीन अधिकारी ने जो निर्णय कर दिया वह सर्वोच्च है और अंतिम है। न्यायालय भी उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करता था। पहले ऐसा प्रावधान था 1993 से पहले। अब देखिए अध्यक्ष का निर्णय कैसा है भाई, अंतिम। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यह है खास बात। अगर किसी सांसद या विधायक की दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का निर्णय जो कि उसके पीठासीन अधिकारी ने दिया है वह वाद योग्य या न्याय योग्य था क्या, नहीं था। हाँ भाई, पीठासीन अधिकारी का निर्णय वाद योग्य, ये शब्द आ जाए ना जब आपके सामने, वाद योग्य या न्याय योग्य, न्याय योग्य, हाँ भाई ये था कि नहीं था, नहीं था। कब तक नहीं था, 1993 तक नहीं था। वाद योग्य या न्याय योग्य अगर ये चीज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि न्यायालय उस पर अपना निर्णय दे सकता है। अगर वाद योग्य न्याय योग्य है तो न्यायालय उसकी रक्षा में अपना निर्णय दे सकता है या उसके संबंध में अपना निर्णय दे सकता है। और कोई चीज अगर वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है तो इसका मतलब यह है कि न्यायालय उसके संबंध में अपना निर्णय नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब समझो कि अगर पीठासीन अधिकारी ने किसी सांसद या विधायक के दल बदल से संबंधित निर्योग्यता के संबंध में अपना कोई भी निर्णय दिया, भले ही वो ये कह देगा भाई दल बदल से संबंधित दोषी पाया गया है, इसकी सदस्यता खारिज, ये निर्णय भी, चाहे ये निर्णय दे दे कि भाई साहब दल बदल से संबंधित जो निर्योग्यता के दोषी होने का आक्षेप इस पर लगा है वो दोषी नहीं है, सदस्यता बहाल रहेगी। कैसा भी निर्णय चाहे पीठासीन अधिकारी ने दिया है, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता था पहले, अर्थात पीठासीन अधिकारी का निर्णय ही अंतिम व सर्वोच्च होता था। तो इससे संसदीय सर्वोच्चता छलकी कि नहीं छल गई। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब क्या है कि विधायिका के किसी भी सदन का जो मुखिया है उसका निर्णय फाइनल, न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये संसदीय सर्वोच्चता थी पहले, गौर करिए, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत था। ये है पॉइंट की बात। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में पाई जाती है। वहां क्या होता है कि अगर विधायिका ने कोई निर्णय दे दिया तो न्यायालय उसको न्यायिक पुनरावलोकन करके खारिज नहीं कर सकता या न्यायालय की उसको न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति नहीं है। यहां पर आपने पढ़ा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कि अगर पीठासीन अधिकारी ने कोई भी निर्णय दे दिया तो फिर न्यायालय क्या होगा भाई, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह संसद की सर्वोच्चता हुई कि नहीं हुई, हुई का सिद्धांत था। पर मतलब, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसे आपको केस पकड़ना है कि होता होलोहन वर्सेज जाचिल्लूवाद, के होता होलोहन वर्सेज जाचिल्लूवाद 1993 में, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार, अब गौर करिए, दल बदल से संबंधित अध्यक्ष या सभापति के निर्णय की दुर्भावना या प्रतिकूलता आदि के आधार पर समीक्षा हो सकती है। गौर करें, पहले जब 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी थी और उसमें किसी सांसद या विधायक की दल बदल से संबंधित निर्योग्यता की जब बात आती थी
तो उसके सदन का पीठासीन अधिकारी का जो भी निर्णय होता था वही अंतिम सर्वोच्च और मान्य था। न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अगर कोई न्यायालय के पास जाता तो न्यायालय उसको रिजेक्ट कर देता कि हम इस पर अपना कोई निर्णय नहीं देंगे। मतलब सदन के पीठासीन अधिकारी का दिया गया निर्णय ही अंतिम सर्वोच्च और मान्य है। यह संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत था। लेकिन बाद में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था कि होता होलो हन वर्सेस जाचिल्लुवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ऐसा हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी जो अपना निर्णय दे रहा है वो किसी दुर्भावना या प्रतिकूलता से प्रेरित होकर भी हो सकता है दे रहा हो। भाई अंतिम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सटीक है। ऐसा हो सकता है कि पीठासीन अधिकारी भी तो किसी राजनीतिक दल का ही होता है। भले ही ये कहा जाता है कि वह दलीय निरपेक्षता के सिद्धांत पर या दलीय तटस्थता के सिद्धांत पर सीट ग्रहण करता है, लेकिन अल्टीमेटली जहां तक निरपेक्षता नाम की चीज है वो मनुष्य होने के नाते मुश्किल है। कहीं ना कहीं बायस्ड होंगे, कहीं ना कहीं छिपी हुई भावनाएं, मूल विचार, अवृत्तियां, मनोवृत्तियां कुछ ना कुछ तो होती है। अपने दल के प्रति लगाव की भावना तो होती है जिस दल से वो निकल के आता है, क्यों भविष्य में फिर उसी दल से उसको चुनाव वापस लड़ना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो निर्णय है वो पक्षपाती हो जाए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए, दलीय हितों से प्रेरित हो जाए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सटीक डिसीजन दिया है 1993 में कि ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष या सभापति का निर्णय भी दुर्भावना या प्रतिकूलता आदि के आधार पर है, तो उसकी क्या की जा सकती है? समीक्षा। प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि दल बदल से संबंधित निर्योग्यता का अंतिम निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा, लेकिन उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायालय उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और ये किस किस के बाद आया ये निर्णय कि होता होलोहन वर्सेस जाचिल्लुवाद। ठीक है भाई। फिर लास्ट में मैंने यहां पे लिख दिया है कि प्रारंभ में 52वें संशोधन में कानून बना कि अगर किसी राजनीतिक दल के कम से कम 1/3 सदस्य, यह आपको समझा दिया गया है, 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता खारिज नहीं होगी। अगर इससे कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खारिज। इस प्रावधान को 91वें संशोधन 2003 द्वारा और अधिक कठोर बना दिया गया तथा अब इसे 1/3 की जगह कितना कर दिया गया? 2/3। ये चेंज हुआ है भाई। 52वें संशोधन और 91वें संशोधन के बीच में चेंज ये है। पहले 1/3 एक साथ करेंगे तो बचे रहेंगे, उससे कम करेंगे तो खारिज। लेकिन अब 1/3 की जगह कितना कर दिया गया है? 2/3। 2/3 सदस्य एक साथ करेंगे तो बचे रहेंगे, अन्यथा खारिज। ये भाई आपकी 10वीं अनुसूची है। तो इतने एंगल से या इतने डेप्थ में या इतने फैक्ट के साथ इसको पढ़ना है। फिर आपका अगर कोई सवाल किसी पेपर में आता है तो वो सही हो जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें, मैं यहां 10वीं अनुसूची पढ़ा रहा हूं, दल बदल से संबंधित कानूनों को नहीं पढ़ा रहा। जब टॉपिक अगला आएगा ना, भारत में दल बदल और उससे संबंधित कानून, किन स्थितियों में दल बदल का नियम लागू होगा, किन स्थितियों में नहीं होगा, तो वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा बहुत ज्यादा डेप्थ में अलग है, उसको उस समय पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। तो मुझे ऐसा भरोसा है कि शायद आपके समझ में आ गया होगा। और अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। इसके बाद पढ़ रहे हैं भाई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे अब तक, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और उसके द्वारा 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है भाई। और पंचायती राज चूंकि अपने आप में बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ उसको अनुसूची की हैसियत से लिया जा रहा है कि भाई कौन सी अनुसूची में क्या है। तो हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना भारतीय संविधान की विशेषताएं, हम यहाँ पंचायती राज थोड़ी पढ़ रहे हैं। जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना जान लेंगे भाई 11वीं अनुसूची में क्या है और 12वीं अनुसूची में क्या है। चलिए 11वीं अनुसूची पर गौर करिए। अगर सरल भाषा में बात करें और बिल्कुल सटीक बात करें तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई और ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसके प्रावधान अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रख दिए थे।
29 विषयों का इसमें प्रावधान है। ये एक बड़ी सरल और छोटी बात, लेकिन जब पंचायती राज टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे केवल अनुसूचियों के रूप में जो 4-5 लाइन उस पर लिखी हुई हैं, हम सिर्फ उन पर गौर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 11वीं अनुसूची, ML सिंघवी नहीं है भाई, ये प्रिंटिंग की त्रुटि है, इसको LM सिंघवी करिए आप। लक्ष्मी मल सिंघवी। नोट्सों में कोई एक आध बाई चांस कोई प्रिंटिंग की त्रुटि होती है तो मैं वैसे तो क्लास में ही ये सारे आपके सामने रीड करवाऊंगा, तभी क्लियर करवा दूंगा। बाकी तो जो आप ऐप पे फिर जो आपका PDF आएगा वो दूसरा वाला PDF है A4 साइज में, उसमें बिल्कुल सटीक चीज़ें आएंगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रिंटिंग की त्रुटि, ऐसा हो सकता है कि दुनिया की मैंने कोई भी किताब ऐसी नहीं देखी कि जिसमें एक भी प्रिंटिंग की त्रुटि ना हो सकता है हो जाए। अगर आपको हो सकता है हो जाए तो मैं कम से कम पूरा तो पढ़ ही रहा हूँ, आपके सामने डिस्कशन अपन कर ही रहे हैं, तो आप पकड़ जाओगे। फिर भी अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो मैंने वो विकल्प खुला छोड़ ही रखा है आपके सामने, डायरेक्ट सवाल छोड़ें जवाब आएगा। तो देखिए, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समितियों का गठन हुआ था। हम इनको डिटेल से कब पढ़ेंगे? जब पंचायती राज का टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे आप शॉर्ट में देखें, 11वीं अनुसूची हम पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो कि पंचायती राज पर आई थी, और कब इसने रिपोर्ट दी थी? 1986 में। उसके द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकीकरण, मतलब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, 1989 में, यहां पे गौर करें, 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह लोकसभा से तो पारित हो गया पर राज्यसभा में नहीं हुआ। गौर करें, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय हुआ है, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, उसे तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि उससे पहले जो प्रयास किया गया है वो राजीव गांधी ने भी किया है। 64वां संविधान संशोधन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकसभा में तो यह पारित हो गया था और राज्यसभा में नहीं हुआ था। तो एग्जामिनर 64वां संविधान संशोधन भी पूछ सकता है कि वो किस चीज के लिए था। ठीक है, अब यहां तो हो गया मामला फेल कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला क्योंकि संविधान संशोधन को लोकसभा से पारित हो गया था और बाद में राज्यसभा में फिर ये नहीं हुआ था। विधेयक था ये असल में 64वां संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि अधिनियम तो तब बोलते ना जब सदन के दोनों सदनों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के भी साइन हो जाए। तो ये 64वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई, ये फेल हो गया। बाद में क्या हुआ? उसके बाद 1992 में PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में, मतलब PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उस समय पे 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में ही हुआ था, उसने पंचायती राज संस्थाओं को कौन सा दर्जा दे दिया? संवैधानिक दर्जा। बस यही है क्वेश्चन का पॉइंट। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। कब हुआ? 1992 में। प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। ठीक है भाई, इस समय पे क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होता है? यद्यपि पंचायती राज की शुरुआत भारत में व्यवस्थित रूप से 2 अक्टूबर 1959 से हुई और नागौर से हुई, राजस्थान में नागौर से हुई, लेकिन तब तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। अगर किसी चीज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, मतलब संविधान के अनुच्छेदों में उसका उल्लेख कर दिया जाए, संविधान में उसकी एक प्रॉपर विधिक स्थिति बन जाए, तो इसके बाद अगर उसमें जो भी प्रावधान जोड़े गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा? ये संविधान का उल्लंघन होता है। फिर ये संस्थाएं कहाँ जा सकती हैं? हाईकोर्ट में जा सकती हैं, उसकी शरण ले सकती हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये जरूरी था कि उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि ये केवल राज्य सरकारों के रहमो करम पे नहीं रहें। अगर इनके निश्चित समय पर चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अकॉर्डिंग इनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तो इनको ये अधिकार भी दिया गया कि ये संस्थाएं कहाँ जा सकती हैं? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकती हैं। और चूंकि न्यायालय संविधान का रक्षक है, इसलिए इनके पक्ष में न्यायालय निर्णय देगा, इनकी सुरक्षा करेगा, इनकी संवैधानिक हैसियत की रक्षा करेगा। इसलिए संवैधानिक दर्जा देना इनके लिए जरूरी था, क्योंकि इनको मजबूत बनाना जरूरी था। मजबूत बनाना क्यों जरूरी था? कि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। भारत एक गाँव का देश है। अब फिर लंबी डिटेल में हम बात करेंगे जब पंचायती राज को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का सपना था, उस सपने के लिए संविधान सभा के अंतर्गत कुछ गांधीवादी तत्वों ने
1940 मतलब अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, नीति निर्देशक तत्व बनवा दिया। फिर नेहरू जी जो कि गांधी जी के राजनीतिक अनुयायी थे, उन्होंने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करवा दिया। वो फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ, कौन सी कमेटी गठित हुई, बाद में फिर ये 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हो गया। फिर बहुत सारी कमेटियां आई, कौन सी कमेटी की क्या क्या रिपोर्ट, क्या क्या विशेषता, बड़े डिटेल से आएंगे हम जब पंचायती राज पाएंगे। तो ये प्रावधान है भाई पंचायती राज का। चलिए फिलहाल तो यहां हम पढ़ रहे हैं 11वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। ये डेट बिल्कुल पक्के तरीके से याद कर लेना। पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, और ऑप्शन भी सुन लो। 24 अप्रैल ये डेट आती है और 1 अप्रैल ये डेट आती है। राजस्थान में ये लागू हुआ है 1994 में। राजस्थान की डेट भी आती है। सन सेम रखेगा एग्जामिनर, लेकिन डेट में अंतर करेगा 1 अप्रैल और 24 अप्रैल। यहां पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 पहले से ही था। उसमें पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, ये चीज याद रखें, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ के बीच में, ये है क्वेश्चन का पॉइंट। देखिए भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है भाई। पंचायती राज के प्रावधान कौन से भाग में रखे गए? भाग 9 में। नई अनुसूची कौन सी जुड़ी? 11वीं। नया अनुच्छेद 243 अनुच्छेद के अंतर्गत इसके प्रावधान रखे गए। कहां से कहां तक? 243 ए से 243 ओ। ये बिल्कुल पकड़ लेना, पेपर में आते हैं ये। 243 ए से 243 टी, 243 पी से 243 एस, इस तरीके से रहेंगे। तो यहां पे आप गौर करें, 243 ए से ओ। तथा एक नई अनुसूची जोड़ी गई। नई अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई भाई। कितने विषय रखे गए इसमें? 29। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित, कौन सा वर्णित था अनुच्छेद 40 को सशक्त व व्यावहारिक रूप दिया गया। अभी अगली क्लास नीति निर्देशक, अभी तो कई क्लासों के बाद नीति निर्देशक तत्व आएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो उसको व्यावहारिक रूप कब दिया गया? जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है। अब 12वीं अनुसूची क्या है? जिस प्रकार 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, वैसे ही 12वीं अनुसूची का संबंध नगरीय निकायों से है। देखो एक चीज समझिए, 11वीं और 12वीं दोनों ही जो अनुसूचियां हैं वो स्थानीय स्वशासी निकायों से संबंधित हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। 11वीं अगर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायती राज, तो 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय मतलब नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगरीय स्थानीय स्वशासन उनसे संबंधित है 12वीं। वही पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी, उसने कौन सा संविधान संशोधन किया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की। ये कब हुआ? वही जब 73वां हुआ था, द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी कौन सा? शहरी स्थानीय शासन को कैसा दर्जा दे दिया गया? संवैधानिक। तो शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन से? 74वें से। कौन सी अनुसूची जुड़ी इसके लिए? 12वीं अनुसूची जुड़ी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग, कौन सा भाग जुड़ा भाई? 9 क। ये लो साहब, 9 क, जो कि नगर पालिकाएं अनुच्छेद के नाम से जोड़ा गया है साहब, अलग से 9 क। वापस गौर करें, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9 में और नगरीय निकायों से संबंधित प्रावधान भाग 9 क में। ये बिल्कुल फैक्ट है, सीधे सीधे पेपर में आते हैं। और आगे देखिए, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ मतलब ए से ओ, और नगर पालिका या नगरीय निकायों से संबंधित 243 पी से 243 जेड जी। बिल्कुल याद करना भाई। ये रहा 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए। और एक नई कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची।
ये बड़े सिंपल और सटीक फैक्ट हैं, हर पेपर में इनमें सवाल जाते हैं। और जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ाएंगे, मतलब पंचायती राज और नगरीय निकाय पढ़ाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल तो यहाँ अनुसूचियों के रूप में इतना जाने कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं जुड़ी, जो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं जुड़ी, जो नगरीय निकायों से संबंधित है। हाँ भाई, जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। नोट, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व शहरी दोनों प्रकार का होता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के विषय हैं, ये बिल्कुल ढंग से जानोगे आप। जब इनको टॉपिक के रूप में लेंगे तो और बताएंगे कि इनके संबंध में कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। और इनकी शक्तियों को कम या ज्यादा कौन कर देता है कानून बना के? राज्य का विधानमंडल। तो किस सूची के विषय हैं भाई? राज्य सूची के। तो इन स्थानीय स्वशासी निकायों के संबंध में कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल। क्यों बनाता है? क्योंकि राज्य सूची के विषय हैं। यह आपकी भारतीय संविधान की पहली विशेषता हुई कि दुनिया का सर्वाधिक लंबा या वृहद निर्मित और लिखित संविधान है। सर्वाधिक वृहद या लंबा निर्मित और लिखित संविधान है, वो पहली विशेषता थी। उसमें फिर क्या था कि भाई साहब, जो भी आपके संविधान के भाग आए, जो भी आपकी अनुसूचियाँ आई, उनको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब देखिए दूसरी विशेषता, विभिन्न स्रोतों से संग्रहित, मतलब दुनिया के विभिन्न देशों से लिया गया है या विभिन्न स्रोतों से संग्रहित है। इससे यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो ये हमारी अनुसूचियाँ होंगी और भाग हुए। ठीक है, लगातार आप हमारी क्लासेस से जुड़ते रहें और संविधान में कंटेंट, कंसेप्ट को पकड़ते रहें, प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।